हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज तुंगभद्रा डैम गेट फेलियर। तुंगभद्रा डैम जो है, तुंगभद्रा रिवर का, उस पे जो डैम बना हुआ है वो फेल कर गया, उसका एक गेट फेल कर गया। ये आप डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों में पढ़ सकते हो, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2, व्हाट्स कॉजिंग अंटार्कटिकाज डीप विंटर हीट वेव। हीट वेव कहाँ पढ़ना है आपको? अगेन ये इन्वायरमेंट का टॉपिक हो सकता है जीएस पेपर 3 का, बट साथ साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे पोलर वर्टेक्स वगैरह वो आपको ज्योग्राफी में काम आते हैं, जीएस पेपर 1 में काम आते हैं। तो इसको हमने किसके अंदर रखा है? जीएस पेपर 1 के अंदर रखा है। और ये बोथ ऑफ द टॉपिक तुंगभद्रा डैम से रिलेटेड या तुंगभद्रा रिवर से रिलेटेड या फिर हीट वेव से रिलेटेड या अंटार्कटिका से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सब यूज हो सकता है किसमें? वो सब यूज हो सकता है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक टुडे। फर्स्ट टॉपिक इज तुंगभद्रा डैम गेट फेलियर कॉजेज एंड कंसर्न। द आर्टिकल डिस्कसेस द रिसेंट फेलियर ऑफ ए क्रेस्ट गेट, है ना। जो ये डैम देख रहे हो, इसका एक गेट फेल कर गया, और गेट फेल करने से क्या होगा? वाटर जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड रूप से फ्लो होगा अनकंट्रोल्ड रूप से क्या होगा? तो फिर आगे जो डाउन स्ट्रीम इलाके हैं, मतलब इसके बाद जहां पानी बह के जाएगा नीचे की तरफ, वहां पे फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्लड, एग्रीकल्चर इंपैक्ट होगा, ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट होगा, लोकल कम्युनिटीज इम्पैक्ट होने लगेगा। तो इससे रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। द फ्लड अलर्ट हैज बीन इशूड डाउन स्ट्रीम ऑफ द तुंगभद्रा डैम इन कर्नाटकाज कोप्पल डिस्ट्रिक्ट आफ्टर वन ऑफ द डैम्स 33 क्रेस्ट गेट। अब ये कितना क्रेस्ट गेट है वो याद करने की जरूरत नहीं है आपको। वॉज वॉस्ट अवे, है ना, बह ही गया। द डैम अथॉरिटीज एंड स्टेट ऑफिशियल्स आर टेकिंग स्टेप्स टू एड्रेस द सिचुएशन। जो भी अथॉरिटीज हैं वो स्टेप्स ले रहे हैं कि सिचुएशन को एड्रेस किया जा सके, है ना। ये रहा विजयनगर, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट जो है विजयनगरा। फिर यहाँ पे और भी इलाके आते हैं आपका, कोप्पल, बेल्लारी, तुंगभद्रा रिजर्वायर। तो ये सारा जो इलाका है ये रहा आपका डैम वाला इलाका, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इस इंसिडेंट का डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं। तो गेट का स्ट्रक्चर क्या है? तुंगभद्रा डैम में 33 वर्टिकल गेट हैं, काम का नहीं है कितने गेट है। ऑन अगस्त 10 स्लिप अवे गेट्स, गेट नंबर बता रहा है 1221, ये भी काम का नहीं है, जिनका हाइट 1.5 फीट तक है, इतना क्यूसेक ऑफ वाटर वो रिलीज करते हैं। अब उसमें वो गेट फेल कर गया। फेल क्यों कर गया? क्योंकि उसका जो चेन होता है वही चेन ब्रोक हो गया। चेन का वेट सब दिया हुआ है, चेन का वेट दिया हुआ है। वह स्वेप्ट अवे 500 फीट अवे बाय द फोर्स ऑफ द वाटर। फोर्स ऑफ द वाटर से इतना ये सब गेट वेट बह के चला गया। अब इंसिडेंट होने का कारण क्या था? एक तो लिंक फेल कर गया था। इमीडिएट कॉज ऑफ द गेट्स फेलियर वाज द ब्रेकिंग ऑफ ए लिंक इन द ऑपरेटिंग चेन। पहले भी ऐसा रिपेयर कराया गया है ना। जो चेन्स वेन्स जो ब्रेक कर जाते हैं, जो गेट को होल्ड करके रखते हैं, उसका वेल्डिंग हुआ है 3-4 ईयर्स पहले। अगर सजेशन की बात करी जाए तो पहले रिकमेंडेशन मिला भी था कि ये चेन जो एज हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, इनको स्टील केबल से क्या कर देना चाहिए? रिप्लेस कर देना चाहिए। आलामाटी डैम जो है बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे चेन रिप्लेसमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी किया जा रहा है, बट यहाँ पे किया नहीं जा रहा था। अब फ्लड की वजह से क्या कंसर्न आता है? विद द गेट गॉन देयर इज अ हाइटेंड रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड वाटर रिलीज। अगर गेट टूट गया है तो अनकंट्रोल्ड वाटर रिलीज होगा, है ना। तो डाउन स्ट्रीम एरिया में फ्लड बहुत ज्यादा आएगा। रिपेयर चैलेंज कराना पड़ेगा। रिपेयर तभी हो सकता है जब 2/3 ऑफ द डैम वाटर रिलीज कर दिया जाए। 2/3, सोचो, 2/3 ऑफ द डैम वाटर अगर रिलीज कर दिया जाए तभी उसका रिपेयर हो सकता है, अदरवाइज इसका इमीडिएट एक्शन भी बहुत अच्छा नहीं लिया जा पा रहा है। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आ जाएगा, है ना। अगर मान लो 2/3 ऑफ द वाटर इधर फ्लो हो गया तो इधर वाले इलाके में क्या आएगा? फ्लड आएगा। और इधर वाले इलाके में, पहले वाले इलाके में जो कि कंट्रोल्ड वाटर रिलीज होता था, खासकर अगर हम कुछ कैनाल्स वगैरह की बात करें, तो पहले वाले इलाके में वो नहीं हो पाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? थोड़ा ड्राउट लाइक सिचुएशन बोल सकते हो, या फिर इरिगेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, और इधर फ्लड लाइक सिचुएशन। तो दोनों के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। वाटर इन द रिजर्वायर, है ना। अगर हम सिल्ट एक्यूमुलेशन की बात करें, ओवर द ईयर सिल्ट हैज एक्यूमुलेटेड फिलिंग अबाउट 30% ऑफ डैम्स ओरिजिनल कैपेसिटी। डैम के ओरिजिनल कैपेसिटी में 30% तो सिल्ट भर गया। द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड बिल्डिंग अ बैलेंसिंग रिजर्वायर टू एड्रेस द इशू।
एक बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाना है जिससे कि ये इशू जो है वो एड्रेस किया जा सके, क्योंकि सिल्ट जो है वो सिल्ट को निकालना पड़ेगा सो दैट कि रिजर्वायर का कैपेसिटी जो है वो मेंटेन किया जा सके। अगर नहीं मेंटेन सिल्ट निकालना, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा पानी निकालोगे तभी सिल्ट निकाल सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए एक बैलेंसिंग रिजर्वायर होना चाहिए जो कैपेसिटी है डैम का वो मेंटेन किया जा सके। रिवर के बारे में थोड़ा समझ लो, प्रीलिम्स में रिवर के बारे में पूछा जा सकता है। तुंगभद्रा रिवर कहाँ है? तुंगभद्रा रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस, दो रिवर तुंगा रिवर, भद्रा रिवर शिमोगा के आसपास मिलते हैं वेस्टर्न घाट में, तो तुंगभद्रा रिवर बनता है। ये किस में जाके मिल जाता है? कृष्णा में मिल जाता है, एट संगमलेश्वरम इन आंध्र प्रदेश, जिसका टोटल कैचमेंट एरिया 70,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। डैम का डिटेल, डैम द तुंगभद्रा रिजर्वायर कवर 378 स्क्वायर किलोमीटर, जो मेनली कर्नाटक के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर्नाटका और आंध्र प्रदेश दोनों जगह यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डैम कब क्रिएट किया गया? 1860 में, है ना। रायलसीमा में फेमाइन आया था, फेमाइन उसको मिटिगेट करने के लिए किया गया। कंस्ट्रक्शन मतलब फर्स्ट कंसीव मतलब पहला सोचा गया था। कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1945 द गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद एंड मद्रास, एंड कंप्लीट कब हुआ? 1953 में। देखो सोचा गया कब? फेमाइन 1860 में, तब ऑब्वियस बात है ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो वो डैम कितना ही बनवाए। द तुंगभद्रा बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कंप्रोमाइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। तुंगभद्रा बोर्ड में यूनियन गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, सबसे है। रिपेयर एंड फियर, है ना, रिपेयर की बात तो हम कर ही रहे हैं। रिपेयर तभी हो सकता है जब 2/3 वाटर 60-65% ऑफ वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाए, तभी रिपेयर का काम हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन फार्मर, फार्मर्स अप स्ट्रीम fear that draining the reservoir for repairs will affect irrigation, while those downstream are concerned about potential flooding due to increased outflow. The Karnataka State Natural Disaster Monitoring Center has issued a flood alert for downstream areas. Downstream areas के लिए कर्नाटका स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर ने क्या इशू किया है? फ्लड अलर्ट इशू किया है। तो ये सारा चीज हम लोग समझ ही चुके हैं। वेदर कंसर्न क्या है? Although heavy rainfall could worsen the situation, no significant rain is forecasted for the region in coming days. कुछ दिनों के लिए आगे रेनफॉल उस रीजन में फोरकास्टेड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत हेवी रेनफॉल होता तो और ज्यादा सिचुएशन वर्सन हो सकता था, खासकर डाउन स्ट्रीम एरियाज में, है ना। लास्ट ईयर सीवियर ड्राउट लेफ्ट मेनी फार्मर विद पुअर yield ऑफ और प्रिवेंटेड देम फ्रॉम सोइंग ऑल टुगेदर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है कर्नाटक के DK शिव कुमार, उन्होंने मेंशन किया है कि द प्रोजेक्ट इनफ्लो ऑफ 50-60 TMC फिट इन सितंबर एंड अक्टूबर कुड इनेबल फार्मर इन द रीजन टू कल्टिवेट एटलीस्ट वन क्रॉप। तो एक क्रॉप कल्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे 50-60 TMC जो है वो वाटर वहां पे है। बट अगर 2/3 वाटर बहा ही दिया गया तो फिर तो ये सिचुएशन आने में भी दिक्कत होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि डैम फेलियर वगैरह से क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं, व्हाट्स कॉजिंग अंटार्कटिकाज डीप विंटर हीट वेव, है ना। अंटार्कटिका में विंटर का सिचुएशन जो होता है ना, और वहां पे विंटर में हीट वेव चल रहा है। आप बोलोगे सर वहां पे विंटर कैसे चल रहा है? हमारे यहाँ समर चल रहा है और वहां पे विंटर चल रहा है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ में हम लोग कहाँ रहते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में। अंटार्कटिका कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग समर फील कर रहे हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर होगा। और अभी टिपिकली जून जुलाई में बहुत अच्छा विंटर होता है किधर? सदर्न हेमिस्फीयर में। और अंटार्कटिका में तो विंटर वाली सिचुएशन ही होगी। अब सोचो अंटार्कटिका वैसे भी बहुत ठंडा है, पोल के आसपास है, तो विंटर में वहां का टेम्परेचर कितना होगा? -40 -50 डिग्री सेल्सियस होता होगा। बट वहां पे हीट वेव चल रहा है, तो -50 डिग्री टेम्परेचर नहीं होकर -20 -10 डिग्री टेम्परेचर वहां तक पहुंच रहा है। इतना जबरदस्त हीट वेव चल रहा है अंटार्कटिका में। तो हीट वेव क्यों चल रहा है और हीट वेव चलेगा और हीट वेव ऐसे ही चलता रहा तो क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है, इस टॉपिक में हम लोग ये सारी चीजें समझते हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस द रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव अफेक्टिंग अंटार्कटिका ड्यूरिंग इट्स विंटर सीजन, highlighting the causes behind the unusually high temperature, including the weakening of polar vortex and reduced sea ice। जिससे कि polar vortex क्या हो रहा है? वीक हो रहा है, और sea ice क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। Causes of Antarctica's deep winter heat wave, अंटार्कटिका में जो डीप विंटर है
उसका हीट वेव का कॉज क्या है? रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहा है। अंटार्कटिका इज एक्सपीरियंसिंग अ हीट वेव फॉर द सेकंड टाइम इन 2 years with ground temperature averaging 10 डिग्री सेल्सियस हायर देन द नॉर्मल सिंस मिड जुलाई। जो ग्राउंड टेम्परेचर है वो 10 डिग्री ज्यादा है नॉर्मल से, है ना, और कितना रीच कर रहा है? 28 डिग्रीज हायर रीच कर रहा है कुछ कुछ दिन पे। इन ईस्ट अंटार्कटिका टेम्परेचर हैव रिजन टू बिटवीन -25 एंड -30। -25 -30 टेम्परेचर रीच हो गया है ना। जनरली वहां -50 -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ये है ईस्ट अंटार्कटिका वाला रीजन, आप देख सकते हो। इसके अराउंड जो सी है, डेविस सी, रॉस सी, अमुंडन सी, ये बेलिंग घोशान सी, ये सब आपको पता होना चाहिए। वेडल सी, कई बार ये सब एरियाज में पूछ दिया जाता है कि ये सब एरियाज कहाँ है। सोचो, टेम्परेचर में राइज 28 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल रहा है। ऑल्दो निगेटिव में ही टोटल टेम्परेचर है इफेक्टिवली, बट उससे क्या हो रहा है? आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो रहा है। अब ये किस वजह से हीट वेव आया उसको समझ लेते हैं। एक फेनोमेना होता है ज्योग्राफिकल जिसको बोलते हैं पोलर वर्टेक्स। पोल्स पे वर्टेक्स का आना। पोलर वर्टेक्स इज अ बैंड ऑफ कोल्ड एयर। कोल्ड एयर का एक बैंड होता है, जैसे हेयर बैंड लगाते हो ना आप, तो वैसे ही कोल्ड एयर का बैंड होता है। दैट टिपिकली ट्रैप्स कोल्डर टेम्परेचर ओवर अंटार्कटिका हैज वीकेंड ड्यू टू लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक वेव। लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक वेव की वजह से कोल्डर टेम्परेचर वहां पे वीकन हो रहा है। द डिस्टर्बेंस हैज अलाउड वार्मर एयर टू एंटर द रीजन। अगर पोलर वर्टेक्स जो है वो वीक होगा, है ना, वीक हो जाएगा, इससे वार्मर एयर उस एरियाज में घुस जा रहा है, और वार्मर एयर घुस जा रहा है तो इस वजह से वहां पे हीट वेव चल रहा है। क्या ये हमेशा होता है? पोलर वर्टेक्स क्या हमेशा वीक हो जाता है क्या? हमेशा नहीं, वंस एवरी 2 डिकेड, 20 साल में आप एक दो बार ऐसा फेनोमेना देखोगे जब पोलर वर्टेक्स जो होता है वो वीक हो जाता है। रिडक्शन ऑफ अंटार्कटिका सी आइस। सी आइस रिड्यूस हो रहा है ना। तो जून में सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया, सेकंड लोएस्ट एवर रिकॉर्डेड। अगर हम सी की बात करें, आइस की बात करें, तो आइस सेकंड लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया कहां पे? अंटार्कटिका में। अगर आइस कम हो जाएगा, आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा, है ना। आइस क्या करता है? व्हाइट रहता है। तो व्हाइट चीजें क्या करती हैं? ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करती हैं। सनलाइट आई, सनलाइट गई। अगर वो पानी बन जाएगा तो सनलाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, तो उससे टेम्परेचर और बढ़ेगा। टेम्परेचर और बढ़ेगा तो आइस और मेल्ट होगा, आइस और मेल्ट होगा तो और वाटर बनेगा, और वाटर बनेगा तो ऐसे करते करते आपका वाटर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। ये पोटेंशियल इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अंटार्कटिका इज वार्मिंग नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज से डबल रेट में अंटार्कटिका ही क्या हो रहा है? हीट हो रहा है, वार्म हो रहा है। द रैपिड वार्मिंग इज लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज एंड द रिजल्टिंग चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना। पोलर वर्टेक्स को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये है स्टेबल पोलर वर्टेक्स, ये है डिसरप्टेड पोलर वर्टेक्स। स्टेबल पोलर वर्टेक्स मतलब ऐसे राउंड राउंड सर्कुलेशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे स्टेबल पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स क्या हो गया? डिसरप्ट हो जाना। देख रहे हो कोल्ड एयर, अब ये पोलर वर्टेक्स वाला जो एरिया है ये कोल्ड एयर को क्या करके रखता है? ट्रैप करके रखा हुआ है। अगर ये पोल्स पे आपको सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? देखो ये पोलर वर्टेक्स क्या हो गया? वीक हो गया। इससे जो वार्म एयर है इसके अंदर घुस जाता है, और इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगा, वाटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। द पोलर वर्टेक्स इज फार अबव एंड टिपिकली डज नॉट इंटरेक्ट विद पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर वर्टेक्स का हाइट जो है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा होता है और जेट स्ट्रीम से भी वो इम्पैक्ट नहीं करता है। द फ्लो ऑफ विंड इन द ट्रोपोस्फियर 5-9 माइल्स अबव द सरफेस। ये 5 to 9 माइल्स जो है अबव द सरफेस होता है। बट व्हेन द पोलर वर्टेक्स इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, द जेट स्ट्रीम स्टेज फार्दर नॉर्थ एंड हैज फीवर किंग्स। तो ये सब सारा टेक्निकल डिटेल है जो आप ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हो, इतना फिलहाल रिक्वायर्ड हमारे लिए नहीं है। अब पोटेंशियल फॉल आउट क्या होगा जैसे ही आइस मेल्ट शुरू होगा, है ना। तो अंटार्कटिका जो है 60% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर को होल्ड करता है। अगर ये मेल्ट होगा ये सब ओशन में मिल जाएगा। ओशन वैसे ही खारा पानी है ना, नमकीन पानी है, तो नमकीन पानी है तो ये फ्रेश वाटर भी नमकीन बन जाएगा। ठीक है। सी लेवल भी राइज हो जाएगा। कोस्टल में एरियाज में रहने वाले लोग काफी ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। ठीक है। द मेल्टिंग आइस एंड चेंजेस इन ओशन टेम्परेचर कुड डिसरप्ट ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन का जो सर्कुलेशन है, कार्बन जो साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, हीट साइकिल है, सब कुछ क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। अल्टर्ड सर्कुलेशन पैटर्न में लीड टू मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट। वेदर इवेंट और ज्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलेंगे। फ्लड, ड्राउट,
साइक्लोन्स है ना, जिसका ह्यूमन पे और इकोसिस्टम पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ने लगेगा, पोलर बियर आपको और ज्यादा एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, है ना। तो ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिलने लगेगा। अब हमें करना क्या है एज अ ग्लोबल सोसाइटी, अंटार्कटिका में जो हीट वेव हो रहा है इसको अंडरस्टैंड करना है, और जो भी एंथ्रोपोजेनिक रीजंस होते हैं उनको और ज्यादा कम करने की कोशिश करनी है। अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्रूशियल फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड फॉर फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स, जिससे कि हम इफेक्टिव रिस्पॉन्स को फॉर्मुलेट कर पाए टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट को मिटिगेट किया जा सके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।